आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आज जुड़े हैं और मुझे एक मौका मिला है, जिसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। एक कि मैं आप लोगों के बीच में इस पुस्तक के बारे में और इस विषय के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर सकूं, और दूसरा मेरा सौभाग्य है कि मंच पर ऐसी महान विभूतियां डॉक्टर वाइस चांसलर साहब के साथ प्रोफेसर राजबीर प्राशर जी और डॉक्टर दिनेश जी बैठे हैं, और साथ में प्रोफेसर सीमा गुप्ता जी बैठी हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ मंच शेयर करने को मिल रहा है। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए डॉक्टर अनिल और डॉक्टर अलका, आपका भी बहुत बहुत आभार। एक अद्भुत घटना आज मंच पे भी घटी है, अगर आपने नोटिस किया हो। आज राम भी है मंच पर और राज भी है मंच पर, तो आपके यहाँ राम राज दोनों है आज, तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। रामपाल जी भी ठीक कहा। आज का जो विषय है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम लोग 10वीं तक तो सबने साइंस पढ़ी होगी, और 10वीं तक सबने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर भी पढ़ा होगा। कितने फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं याद है या भूल गए? 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। याद आ गया ना, 10वीं में पढ़ा था हमने। तो साइंस क्या कहता है मैटर के बारे में? मैटर बनता कैसे है? हाउ डज दिस मैटर गेट फॉर्म्ड? तो एक पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि देयर इज अ कॉस्मिक साउंड and that sound produces vibration, and that vibration produces energy, right? So that energy, when it blows at different frequencies, जब ये अलग अलग frequencies पे परफॉर्म करती है, तो ये मैटर के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। यानी अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी वाइब्रेट कर रही है तो शायद ये गैसियस स्टेट में आ जाएगी। अगर ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। और यही एनर्जी लिक्विड भी है अगर एक मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। लेकिन एनर्जी एक ही है। जैसे भगवत गीता में कहा है ना कि नैनम छिंदम शस्त्राणी, मतलब इसे ना तो कोई काट सकता है, न मार सकता है, न सुखा सकता है, न इसका कोई दुरुपयोग कर सकता है। ये एनर्जी कंटिन्यूअस है, परंतु इसी एनर्जी के अपने अलग अलग स्वरूप है। जैसे पानी है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में है, लेकिन जैसे ही किसी अलग फ्रीक्वेंसी पे इसको चलाना शुरू किया तो इवेपोरेट हो जाता है और भाप बन जाता है, और भाप बन जाता है तो दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वही बरसात बन के नीचे गिरता है तो ओले पड़ते हैं, वही पानी ओलों की तरह गिरता है। उसी पानी को आप अलग फ्रीक्वेंसी पे ले जाइए तो बर्फ बन जाएगी, बर्फ की सिल्ली बन जाएगी। यानी एक ही चीज अलग अलग फॉर्म में हमारे को दिखाई देगी। तो पहली, हमारा जो शरीर है, ये टेबल, ये कुर्सी जो आप बैठे हैं, आज साइंस भी इसके बारे में बड़ा हैरान करने वाला सवाल खड़ा करता है। इसीलिए फिजिक्स के साथ क्वांटम फिजिक्स जोड़ दी, क्योंकि फिजिक्स लेवल पर तो हम एटम और मैटर के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब साइंस कहता है इसके पीछे भी और है। आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, साइंस कहता है इसके बाद क्या है? इसके बाद क्वार्क्स हैं। अब क्वार्क के बाद क्या है? स्पेस है, वैक्यूम है। मगर वो वैक्यूम नहीं है, वो एक वाइब्रेटिंग स्पेस है। वो एक ऐसी स्पेस है जहां एनर्जी का बहुत बड़ा फ्लो है। तो अध्यात्म के स्तर पर जब इसका अध्ययन किया जाता है तो हमें लगता है कि शायद ये रिलीजियस है। ये रिलीजियस नहीं है, इससे बड़ा साइंस शायद कोई नहीं है। फर्क ये है, जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग है,
वो आउटर वर्ल्ड में जब तक उसको एविडेंस नहीं मिलते, डेटा नहीं मिलता, तब तक वो उसकी मान्यता नहीं मानता। लेकिन जो भारत की ज्ञान परंपरा का रिसर्च रहा है वो इंटरनल रहा है, उसमें एविडेंसेस किसी को देने, प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी को प्रूफ देना ही नहीं था, ये तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए था। तो दोनों के बीच में अगर हम समन्वय देखें तो सब्जेक्ट जो एक मैंने आज लिया है वो है कॉन्शियसनेस। हालांकि कॉन्शियसनेस सही शब्द नहीं है, लेकिन कोई और शब्द मिल नहीं रहा है, क्योंकि जब हम शब्द कॉन्शियसनेस बोलते हैं तो इसका मतलब है आई एम कॉन्शियस ऑफ समथिंग, यानी कॉन्शियसनेस का मतलब है जहां कुछ है जिसके बारे में मैं अवेयर हूं, इसलिए मैं उसको कॉन्शियसनेस कहता हूं। परंतु अध्यात्म में कॉन्शियसनेस ये नहीं। अब कॉन्शियसनेस में द्वैत है, मतलब मैं आई एम कॉन्शियसनेस ऑफ यू, मतलब आई एंड यू तो दो हो गए ना। आई एम कॉन्शियसनेस ऑफ दिस टेबल, मैं और ये टेबल दो हो गए। लेकिन अध्यात्म में कॉन्शियसनेस द्वैत नहीं है। अध्यात्म के सबसे टॉप शिखर पर जाएंगे तो सब एक है, यानी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्विंग, ये तीनों एक ही बन जाते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु कश्मीर शैव दर्शन में और अध्यात्म में आदिगुरु शंकराचार्य के, इनके विज्ञान में जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं उसे हम चित्त या चित्ती कहते हैं। तो चित्ती जो है ये शिव का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शक्ति और शिव दोनों का समावेश है, जिसे प्रकाश और विमर्श भी कहा जाता है। तो इसलिए जिस समय हम कश्मीर शैव दर्शन में आई एम शिवा की बात करते हैं, मैं शिव हूं, या अहम शिवम या शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, तो ये किसी एक्सटर्नल साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर नहीं कहते, ये एक इनर एक्सप्लोरेशन और इनर अंडरस्टैंडिंग और इनर एनलाइटनमेंट के आधार पर कहते हैं। जो हमारे जो पुराने गुरुजन रहे हैं, जो हमारे मनीषी रहे हैं, जिन्होंने इस विषय के ऊपर गहरा अध्ययन किया और तब जाके उन्हें इस बारे में पता लगा। लेकिन इसके पैरेलल्स आपको साइंस में आज कैसा कहाँ मिलेंगे? जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जिनका आनंद साइकोलॉजी में आता है, तो वो देखेंगे फ्रॉइड की फिलॉसफी, डेनियल गोलमैन की फिलॉसफी, जहां वो तो बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सुप्रा कॉन्शियस। यानी कॉन्शियस मीन्स जहां मैं अवेयर हूं क्या हो रहा है, सब कॉन्शियस मीन्स जहां फिजिकलिटी से हटकर मैं मेंटालिटी पे आता हूं, यानी इनर वर्ल्ड में माइंड के लेवल पर चलता हूं। अनकॉन्शियस से फिर मैं जाता हूं, सबकॉन्शियस से मैं अनकॉन्शियस की ओर जाता हूं, जो है इंट्यूटिव वर्ल्ड, जहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों खत्म हो जाते हैं, वो अनकॉन्शियस है। और उसके बाद सुपरा कॉन्शियस, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ता है। लेकिन मॉडर्न साइंस अनकॉन्शियस के बाद जा ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उनके पास उस चीज को एक्सप्लोर करने की विधि ही नहीं, और वो विधियां भारत में मिलती हैं। और अब पिछले कुछ वर्षों से वेस्ट में एक बड़ा प्रचलन चला है, जो रिसर्च कर रहे हैं भारत के ऐसे ग्रंथों में, और उनमें से मैंने जो ग्रंथ पकड़ा था जिसके आधार पर मैंने ये पुस्तक लिखी, उस ग्रंथ का नाम है प्रतिविज्ञा। कश्मीर शैव दर्शन में प्रतिविज्ञा बहुत ही प्रख्यात दर्शन है, और प्रतिविज्ञा का अर्थ है नोइंग योरसेल्फ, खुद को जानना, कि नेचर ऑफ ट्रू रियलिटी है क्या, आखिर मैं हूं कौन। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आप सारे लोग यहां बैठे हैं, आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करें और जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व, अभी क्या चल रहा है मेरे मन में, आइडियाज को ऑब्जर्व करें, अपने इमोशंस, अपनी अभी जो करंट स्टेट है आपकी, आप उसको 15 सेकंड के लिए आंख बंद करके ऑब्जर्व करें। जस्ट आंख बंद करें और खुद को 15 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करें।
कि आपके अंदर चल क्या रहा है। चलिए वापस आते हैं। अब 2 मिनट के लिए आपके मन में आप अपनी फीलिंग्स को भी देख रहे हैं, अपनी इमोशंस को भी देख रहे हैं। कौन देख रहा है? ये कौन है जो ऑब्जर्व कर रहा है? साइंस में इसका जवाब आज भी नहीं है। साइंस बड़े कॉन्फ्लिक्ट में है। वो कहती है थॉट्स ऑब्जर्व कर रही, लेकिन थॉट को लाने वाला कौन है? इस थॉट को क्रिएट करने वाला कौन है? क्योंकि थॉट तो मटेरियल एस्पेक्ट है, वो नॉलेज, मेमोरी और एक्सपीरियंस के आधार पर बन जाता है, वही थॉट है। लेकिन उस थॉट को लाने वाला कौन है? उस थॉट को अनुभव करने वाला कौन है? ये बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। कभी आप आराम से अकेले में बैठकर खुद से जब ये प्रश्न करेंगे, ये हमारे विचारकों ने और दार्शनिकों ने इसी प्रश्न को लेकर जब अपने अध्ययन किए, तब उनको ध्यान में आया कि देयर इज समवन हु इज ऑब्जर्विंग। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोल कौन रहा है? ये जो शब्द है, ये बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं, मेरा माइंड बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंट कहां से आता है? वो इंटेंट को लाता कौन है? तो ये इस तरह के जब प्रश्न जब आप पूछना शुरू करते हैं, तो आपकी जो अध्ययन की एक जो पराकाष्ठा है, एक जो प्रोसेस है, वो एक अलग दिशा में जाना शुरू करता है, और तब आपको इस तरह के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कभी कभी उत्तर मिलेगा, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कौन हूं? मैं वाइस चांसलर हूं, लेकिन वाइस चांसलर मैं अभी हूं, कल तो नहीं होऊंगा, शायद कल कुछ और होऊंगा, और कल मैं वाइस चांसलर नहीं था, कल शायद मैं डायरेक्टर आईबीएम में था, लेकिन डायरेक्टर आईबीएम में 15 साल पहले था, उससे पहले क्या था? तो मैं अपनी जो आइडेंटिटी है वो मैं किससे लेबल करता हूं? अपने अनुभवों से, कि मैं पहले बच्चा था, फिर स्टूडेंट था, मैं पेरेंट भी था, मैं भाई भी था, मैं बहन भी हूं किसी की, मैं मां भी हूं किसी की, मैं भाई भी हूं, बेटा। लेकिन ये लेबल्स हैं, तो ये मैं नहीं हूं। और ये लेबल्स तो मैंने इस सोसाइटी से लिए हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा कुछ हूं। वो जो मैं हूं, वो प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते जब हमारे विचारकों और दार्शनिकों ने अध्ययन किया, तब जाके शायद शंकराचार्य को अद्वैत समझ में आ गया कि मैं ये सब नहीं हूं। वो जो कहता है, न मन हो, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, न क्रोध हो, न खुशी हो, मैं ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर हूं कौन? शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। अब शिव का मतलब, अब अगर सब लोगों से पूछा जाए शिव का मतलब, तो कोई बेटी बोलेगी शिव मतलब कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव, यही कहेंगे आप। ये मंदिर में हमारा इतना बड़ा मूर्ति बनी है, भगवान ये शिव हैं। लेकिन कश्मीर शिव दर्शन में और अध्यात्म में शिव ये नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन अध्यात्म के पिरामिड में सबसे नीचे शायद ये शिव है, लेकिन अध्यात्म की पराकाष्ठा में शिव निर्गुण है, निराकार है। शिव का कोई रूप नहीं है, शिव चित्त है, शिव चित्ती है। लेकिन हम स्कूल जाते हैं तो हमको ए फॉर एप्पल पढ़ना पड़ेगा, एप्पल को शेप भी देखना पड़ेगा, कलर भी देखना पड़ेगा। जब तक हम ए फॉर एप्पल का शेप, साइज, कलर और एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, हमें ए समझ में नहीं आएगा। अध्यात्म के स्कूल में भी जब तक आप शिव को छोटी छोटी मूर्तियों में, यज्ञों में, यज्ञशालाओं में, पाठ में, हवन में, होम में, तीर्थ में, यात्रा में जब तक नहीं करेंगे, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो पड़ाव नहीं है शिव को समझने का। शिव को समझने के पड़ाव फिर आपको बड़े दार्शनिक जो हमें बताते हैं, जिसमें हमारे सामने प्रतिविज्ञा, मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप
इस सारी चीजों का त्याग करते जाएंगे कि ये शिव भी नहीं, जिसको हम बोलते हैं नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आप अंत में एक ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां सब एक है, जहां अलग कुछ है ही नहीं। इसलिए जब चित्त की बात करती हैं और कॉन्शियसनेस की बात करती हैं, कॉन्शियसनेस में तो द्वैत है लेकिन चित्त में द्वैत नहीं है। चित्त शिव भी है और शक्ति भी है। तो कश्मीर शैव दर्शन में शिव जो है वो अल्टीमेट कॉन्शियस, जिसको हम महाशिव या परम शिव भी बोलते हैं, ये एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस में मतलब उसके अंदर हम हैं, यानी जैसे ये यूनिवर्स है, तो क्या इस यूनिवर्स में शिव है? नहीं, यूनिवर्स में शिव नहीं है, यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस में यूनिवर्स है। यानी जैसे मैं सपना देखता हूं, मैं सपना देखता हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव का बड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हूं, मैं सपना देखता हूं, उसी तरह से ये यूनिवर्स भी हो सकता है एक सपना देख रही हो, और हम सब उस सपने में इस यूनिवर्स के रूप में कहीं खड़े हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मुझे आज तक जो मुझे समझ में आई कि कॉन्शियसनेस यानी शिव की एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, जो चित्त की डेफिनेशन है वो है कि इट इज अ सिंगुलर फील्ड, a unified field of potential of this universes, a unified, singular unified field of potential of universes that manifests wholeness. Am I clear? A single unified field of potential of universes. यूनिवर्सेस मतलब यूनिवर्स एक नहीं है। आज साइंस भी कहता है, जो हमारा नासा से आपको जितनी, क्योंकि वहां की ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोग, नासा भी कहता है कि we only see the 5% of the visible universe, 95% of the universe cannot be seen, the 10 or 15% is the black or dark matter, rest of the universe we can't see and it's infinite. पर कश्मीर में शैव दर्शन में, तंत्र लोक में आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि वो अपने दर्शन में 112 यूनिवर्सेस देख रहे हैं, और आज साइंस कहता है देयर इज नो वन यूनिवर्स, देयर इज मल्टीवर्स। अब देखिए, हजारों साल पहले, 1400 साल पहले तंत्र लोक लिखा गया है। मैं आपको छोटी सी कहानी, आप लोग मूवीज देखते हैं? कितने लोगों ने मूवी देखी है क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर? किसी ने देखी है इंटरस्टेलर? एक व्यक्ति ने यहां देखी है। आप जरूर देखिएगा, ये मूवी बड़ी रोचक मूवी है, साइंस फिक्शन के नाम पे बनी हुई है। इस मूवी में बड़ी गजब की चीज दिखाते हैं मूवी वाले। वो दिखाते हैं कि धरती पे प्रॉब्लम है और साइंटिस्ट उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और इवेंचुअली वो एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हमें इस यूनिवर्स से किसी दूसरी यूनिवर्स में किसी को भेजना पड़ेगा और सोल्यूशन वहां से मिलेगा। और वो हीरो को तैयार करते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें एक ऐसे एयरक्राफ्ट में भेजेंगे जो एट द रेट ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पे भागेगा और तुम्हें दूसरी यूनिवर्स में ले जाएगा। और हीरो तैयार हो जाता है, वो दूसरी यूनिवर्स में चला जाता है। उसकी उम्र उस समय पे 50 साल की होती है। वो जब यूनिवर्स से वापस आता है सोल्यूशन लेके, एज पर मूवी, तो हैरानी की बात यह होती है कि जिस परिवार से वो छोड़ के गया होता है, उस परिवार के लोग होते ही नहीं है। कुछ बचे होते हैं तो उनके भी बच्चे बूढ़े हो गए होते हैं, लेकिन ये हीरो अभी भी उस 50 साल की उम्र में ही वापस लौटता है। बड़ी विचित्र मूवी है, लोगों को हैरान कर देने वाली मूवी है, लेकिन साइंस की जो रिसर्च चल रही है उस पर बनी है। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूं। हमारे यहाँ हजारों साल पहले एक कहानी, हमारे किसी ग्रंथ में, कभी आप गूगल करना टाइम डायलेशन के ऊपर भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई कहानी, राजा ककुदमी और रेवती की कहानी। राजा ककुदमी कई हजार साल पहले एक युग में राजा ककुदमी को अपनी पुत्री रेवती की शादी करनी है, बड़े परेशान हैं क्योंकि 8-9 वर हैं, किससे उसकी शादी कराएं समझ में नहीं आता। तो वो तय करते हैं कि वो ब्रह्मलोक जाएंगे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए और उनसे निवेदन करेंगे कि मुझे बताए कि मैं किससे अपनी बेटी की शादी कराऊं। तो वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं।
और ब्रह्मलोक पहुंच के वो 3 दिन इंतजार करना पड़ता है। 3 दिन बाद ब्रह्मा जी आते हैं, पूछते हैं बताइए क्या चाहिए आपको। वो कहते हैं जी मेरी दुविधा ये है, मैं अपनी पुत्री की शादी किससे कराऊं। तो वो कहते हैं कि पुत्री की शादी किससे करानी है। बोला जी ये 10 नाम है मेरे पास। तो ब्रह्मा जी हंस पड़ते हैं। तो बोला आप हंस क्यों रहे हैं। बोला मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जो नाम तुम मुझे बता रहे हो वो तो अब इस युग में है ही नहीं। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं हाँ तुम 3 दिन यहां रुके, इतने में 3 युग वहां बदल गए। और उसके बाद जब वो लौटते हैं तो उनकी पुत्री की शादी, उस समय त्रेता युग चल रहा होता है, भगवान कृष्ण के साथ जो बलराम है, रेवती की शादी बलराम से होती है। ये कहानी है। पर ये कहानी कितनी पावरफुल और कितने हजारों साल पहले की कहानी है कि टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को हमारे इस भारतीय ज्ञान परंपरा में तब कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे आज इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन के रूप में हमारे सामने मूवी रख रही है। और ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि the power and the strength of various philosophies that this land has given are far far superior and advanced, which is very difficult to decode. जैसे आज साइंस कहता है कि अगर आप ये टेबल तोड़ेंगे तो ये टेबल नहीं रहेगा, फिर उसकी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें और तोड़ेंगे, उन्हें और तोड़ेंगे, उन्हें और तोड़ेंगे, तोड़ते 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 वो इतने माइन्यूट हो जाएंगे कि माइक्रोस्कोप पे भी नहीं दिखेंगे। लेकिन उनको उनके अंत पे आपको क्या मिलेगा। तोड़ते 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 उनके अंत पे क्या मिलेगा, एक वाइब्रेटिंग स्पेस मिलेगी। यानी मेरा हाथ है, अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं और तोड़ता जाऊं, अंत में क्या मिलेगा, एक वाइब्रेटिंग स्पेस। कभी सोचिए आप, शरीर कैरी करता है एक एनर्जी को, अब शरीर नहीं है तो एनर्जी तो होगी ना। जो ऑब्जर्वर है वो शरीर उसे सिर्फ कैरी कर रहा है, लेकिन शरीर जब नहीं होगा वो ऑब्जर्वर तो होगा ना। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ये है, बच्चा पैदा होता है, वो अपने 20, 25, 50, 70, 80 साल जीता है, नए अनुभव लेता है, लेके वो शरीर छोड़ देता है, फिर किसी गर्भ में जाता है, और फिर वो सारा जो सॉफ्टवेयर में जितना भी अपलोड किया हुआ होता है वो सारा नए गर्भ में लेके जाता है, फिर पैदा होता है, फिर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर जाता है, और ये सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में एक बड़ी मजेदार चीज है जिसे हम बोलते हैं मातृका शक्ति। एक फिलोसॉफिकल मॉडल और टूल है जिसमें हम कहते हैं कि मातृका, यानी मातृका शक्ति मीन्स पावर ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को आप कोई लाइटली मत लें। हमारी एक भारतीय ज्ञान परंपरा में अल्फाबेट्स में बड़ा पावर है, बड़ी शक्ति है, और हर मात्रा में एक शक्ति के रूप में उसका अनुसरण किया जाता है। अब जैसे आपके स्वर और व्यंजन है, स्वरों में अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ आ अम आ है ना जी। जो सबसे पहला शब्द है कौन सा है, अ। अब इसको प्रणव शब्द बोलते हैं। अब इसकी महिमा देखिए इस शब्द की, इस अ से पहले कोई शब्द बन ही नहीं सकता। आप मुंह खोलिए, पहला शब्द क्या निकलेगा, मुंह खोलने पे पहला शब्द अ ही निकलेगा, और मुंह बंद करने पे म ही बनेगा, और सारे शब्द अ और म के बीच में ही बनेंगे। आप क ख ग घ न लीजिए, क में भी अ होगा, प फ ब भ म लीजिए, प में भी अ होगा, ट ठ ड ढ न ज छ ज ज न, कोई भी शब्द आप ले उनमें प्रणव शब्द होगा। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में आ उ म का बड़ा संयोग माना जाता है, बड़ा योग माना जाता है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये आ और म के बीच के शब्द, ये बड़े पावरफुल एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आ उ म के शब्द को बड़ी बड़ी अहमियत दी जाती है। और ये केवल भारतीय ज्ञान में नहीं मिलेगा, आपको सिख धर्म में भी मिलेगा, बौद्ध धर्म में भी मिलेगा, जैन धर्म में भी मिलेगा, आपको अब्राहमिक रिलीजन्स में भी मिलेगा।
जैसे हम आ उ म का प्रयोग करते हैं, आ म, आमीन आपको वहां भी मिलेगा, आ और म। लेकिन ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मातृका शक्ति में 4 स्तर हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। और ये बड़ी जरूरी है, शायद ये आपके दैनंदिनी जीवन में आपके काम आ जाए। परा जो है उसे माना जाता है अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से निकली हुई वाइब्रेशन एनर्जी, सोर्स से, जो मूल स्रोत है वो है परा, अल्टीमेट कॉन्शियस, जहां से सब कुछ निकलता है, जहां से सारी यूनिवर्सेस इमर्ज होती हैं, वो है परा। और वैखरी है वो जो एनर्जी अभी मैं आपके साथ संवाद में प्रयोग कर रहा हूं, यानी ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन भी उसी एनर्जी का एक पार्ट है जो नीचे आते आते आप तक पहुंचता है। यानी एक्सप्रेशन वर्ड्स के रूप में आपके पास पहुंच रहा है। मजे की बात यह है कि एक्सप्रेशन बड़ा क्विक है और आपके ईयर ड्रम्स पे पड़ता है, आप सुनते हैं, आप वापस रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वैखरी में हम कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्स करते हैं, एक दूसरे को संवाद सुनाते हैं, समझाते हैं, समझते हैं। लेकिन वैखरी के पीछे की जो एनर्जी लेवल है वह है मध्यमा, यानी जहां शब्द मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं उसको पहले कंस्ट्रक्ट करने का जो एरिया है वो है मध्यमा, यानी बोलने से पहले वो कहीं क्रिएट हो चुका है। यानी अगर मैंने कहना है कि रामपाल जी आप तो बहुत ही गजब के वाइस चांसलर हैं, ये मैंने वैखरी में तो बोल दिया, लेकिन क्या मध्यमा में भी ये चल रहा है? आपने कई बार देखा होगा, आपको अपने काम निकालने होते हैं लोगों से, जैसे सर के पास ही आते होंगे, सर छुट्टी अप्लाई करनी है जी, सीसीएल पे जाना है जी, आप गजब के हैं साहब। वैखरी में, वैखरी, ये बड़ी सीरियस बात बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना आप, और इसका कारण भी बताऊंगा अभी। वैखरी में तो आपने खूब तारीफ की, इनकी शब्दों का, एनर्जी का यूज किया, लेकिन क्या मध्यमा में आप वही सोच रहे हैं जो आप बोल रहे हैं? यानी हो सकता है आप मध्यमा में सोच रहे हैं यार किसी तरह से छुट्टी पास कर दे, या कुछ और भी सोच रहे होंगे, लेकिन जब एनर्जी सिनर्जी में नहीं हो, आपने मूर्ख किसी को बना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप एनर्जी का प्रयोग कर रहे हो और अगर एनर्जी सिनर्जी में नहीं है, आपको ये प्रकृति भी सिनर्जी वाली चीज वापस नहीं देगी। आपने भले ही उस समय अपनी सीसीएल अप्रूव करा ली, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एनर्जी बड़ी कमाल की चीज है। जब वो देखती है कि सिनर्जी नहीं है, वो आपके आउटर वर्ल्ड को भी डिसहार्मोनियस बनाती है आपके लिए। हमारे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन, बच्चों के साथ रिलेशन, कोलीग्स के साथ रिलेशन, स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, पड़ोसी के साथ रिलेशन, कभी इमेजिन कीजिए क्या मध्यमा और वैखरी की कहीं पे सिनर्जी है? मैं जो सोच रहा हूं क्या मैं वही बोल रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं वही सोच रहा हूं? अगर सिनर्जी है, आप में अध्यात्म का बीज जगा है। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता, ये तो 2 पड़ाव है मटेरियल वर्ल्ड के, क्योंकि यहां पे भी जो बन रहा है वो थॉट ही तो बन रहा है ना। थॉट बनता किससे है? थॉट का कंस्ट्रक्ट क्या है? जैसे मकान ईंट पत्थरों से, सीमेंट से बनता है, थॉट किससे बनता है? थॉट बनता है मेमोरी से, थॉट बनता है नॉलेज से, थॉट बनता है एक्सपीरियंस से। तो ये तो मटेरियल वर्ल्ड का आउटपुट है। लेकिन इसके पीछे की दुनिया जो है पश्यंती, पश्यंती इज द वर्ल्ड ऑफ इंट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये वो अनकॉन्शियस नहीं है कि सो गए, ये वो अनकॉन्शियसनेस है जहां आप मटेरियल माइंड एंड वर्ड्स की दुनिया से हटकर आप प्लग इन करते हैं इंट्यूशनल वर्ल्ड में, क्रिएटिव वर्ल्ड में। तब आपको दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, तब तो वहीं से आवाज आती है।
ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट इनोवेटर्स, ग्रेट इन्वेंटर्स, कभी किसी की भी आप जीवनी पढ़िए, वो कहेंगे कि जिस समय उनके माइंड में आइडिया आया उन्हें समझ में नहीं आया कहां से, क्योंकि वैखरे मध्यमा और पश्यंती इतनी सिनर्जाइज्ड है कि उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आइडिया आता है। और हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं वो तो उससे भी एक लेवल ऊपर, तो परा। आपने कभी सोचा होगा, गुरुजियों के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं इस व्यक्ति की ना वाक सिद्धि है, बोलते हैं ना, वाक सिद्धि मतलब यार जो ये बोलता है वही होता है, ऐसा ही होता है, इसकी ना सरस्वती मुंह पे है। सरस्वती मुंह पे कुछ नहीं है, एक नेचुरल फिनोमिनन बन गया है, जहां वो जो सोचता है, जो बोलता है, जो इंट्यूशन में है और जो परा है, वो इतनी प्यूरिटी है जिसको हम बोलते हैं शुद्धता। प्यूरिटी का मतलब और कुछ नहीं है, कोई नहाना धोना, प्यूरिटी ऑफ थॉट है, जहां चारों चीजें अलाइंड हैं, जहां चारों चीजें सिनर्जी में है। अपने ऊपर इसको टेस्ट कीजिए, आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा, आपके रिश्ते बदल जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी, आपके साथ लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। और यह सबसे बड़ी सत्यता है, और यही है शिव। शिव कहीं बाहर नहीं, शिव आपके अंदर है। और अंतिम बात आपको बता के छोड़ देता हूं, इस्लामिक वर्ल्ड में एक बड़े स्कॉलर रहे, उसका नाम था मंसूर अल हज्जाज, और उसका गुरु था फिरोज। मंसूर जब प्रोपोगेट करता था, उसने भारत खूब भ्रमण किया और भारत से बड़ा इन्फ्लुएंस होके वापस अरेबिया गया, और उसने एक शब्द वहां इस्तेमाल किया, अनल हक, मैं भी वही हूं, आई एम दी। उसको वहां के राजा जो खलीफा थे उन्होंने कई बार वार्न किया, और फाइनली उसके गुरु को कहा कि अगर ये बोलना में बंद नहीं करेगा तो इसकी हम हत्या कर देंगे। तो गुरु ने उसको बुलाया, कहा कि अरे भाई तुझे जो करना है कर, तो ये अनल हक मत बोल। जो मंसूर था उसने फिरोज से कहा मैं चुप रहता, अगर मैं बोलता, ये तो वही बोल रहा है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं। तो जब आवाज वहां से आती है, लेकिन उसके लिए कितना पैशन, कितनी एनर्जी, कितनी प्यूरिटी, कितनी शुद्धता चाहिए। अगर आप उसको एक बार अनुसरण करेंगे तो आप भी शिव ही बनेंगे, क्योंकि आप शिव हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अनअवेयर हूं, कॉन्शियस नहीं हूं, चित्त के साथ संबंध अभी स्थापित नहीं किया है, अन्यथा वो चित्त आज भी, वो ऑब्जर्वर आज भी मेरे अंदर है। जिस दिन आप इस ऑब्जर्वर को जाएंगे आप भी शिव ही बनेंगे। नमस्कार।